नमस्कार दोस्तों, मैं उमाकांत खेड़ा और आज के इस दूसरे एपिसोड में हम आपका स्वागत करते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात जो आज बड़ा ज्वलंत मुद्दा है वो है धनखड़ साहब जो देश के उपराष्ट्रपति थे, राज्यसभा के सभापति थे। उन्होंने इस्तीफा क्यों दिया? इससे रोज पल पल भर की नई नई बातें, नए नए मुद्दे रोज सामने आ रहे हैं। और ताजा मामला ये भारतीय जनता पार्टी के जो टॉप लोग हैं, जो उनके करीबी जो पत्रकार हैं, वो जो कहानियां कर रहे हैं, स्टोरीज लिख रहे हैं, उससे जो फीडबैक मिल रहा है उसके हिसाब से ये है कि धनखड़ साहब पिछले कुछ महीनों से विपक्षी पार्टियों के बहुत करीब चले गए थे। और यहाँ तक कि वो मोदी सरकार को गिराने की योजनाओं पर सलाह मशविरा भी दे रहे थे। वो विपक्ष के कुछ नेताओं को ये भी कहते सुना गया कि अरे आप लोग विपक्षी पार्टियां चंद्रबाबू नायडू से क्यों नहीं बात करते, बिहार में नीतीश कुमार जी से क्यों नहीं बात करते? अगर ये दोनों अगर समर्थन वापस ले सकते हैं तो ये सरकार गिर सकती है। मतलब इतनी डिटेल, क्योंकि हमको उसकी डिटेल की पूरी जानकारी नहीं है, लेकिन जो फीडबैक बाहर निकल करके जो खबरें छन छन करके आ रही हैं वो आ रही हैं कि मोदी सरकार ने उनकी पूरी निगरानी रखी हुई थी, उनके फोन टेप हो रहे थे या उनके पीछे कोई कैमरे लगा रखे थे। ये तो हमारे पास इसका कोई सबूत नहीं है, लेकिन ये बात तय मानी जा रही है कि पिछले कुछ महीनों से जगदीप धनखड़ साहब लगातार विपक्षी नेताओं से, चाहे वो राज्यसभा में प्रतिपक्ष के नेता हों मल्लिकार्जुन खड़गे साहब, चाहे वो आम आदमी पार्टी के नेता हों, और जयराम रमेश हो कांग्रेस पार्टी के, इसके अलावा कई नेताओं से जो भारतीय जनता पार्टी के जो असंतुष्ट खेमे के जो लोग हैं उनसे भी ये बताया जा रहा है कि उनकी नियमित मुलाकातें हो रही थी। अब सवाल ये उठता है कि धनखड़ आखिर ऐसा क्यों करना चाहते थे? धनखड़ क्या जो विपक्ष के खिलाफ जहर उगलते थे 2-4 महीने पहले, वो धनखड़ का विपक्ष के प्रति जो हृदय परिवर्तन और मोदी सरकार को गिराने के लिए जो उन्होंने षड्यंत्र कहेंगे या साजिश कहेंगे, उस साजिश में वो कैसे पड़ गए? जानबूझ करके पड़े या वो अनजाने में पड़ गए? ये इस बारे में आने वाले वक्त में बहुत सारी बातें सामने आएंगी, लेकिन इतना कह सकते हैं कि धनखड़ साहब जरूर किसी ऐसे जाल में फंस गए जिससे उनको कुर्सी छोड़नी पड़ी। और जिसको कहते हैं ना कि बड़े बेआबरू होकर के तेरे कूचे से निकले, तो उसी ढंग से धनखड़ साहब की छुट्टी हो गई। अब सवाल यह है कि क्या धनखड़ साहब जो ऐसा भी लोग कहते हैं कि वो नजर गड़ाए हुए थे कि राष्ट्रपति पद पर, उपराष्ट्रपति और सभापति राज्यसभा तो थी, लेकिन ऐसा बताया जाता है कि इसके बाद विपक्ष ने उनकी महत्वाकांक्षाओं को जगाया और उनको ऐसा भी कहा गया होगा या हो सकता है कि धनखड़ साहब ने को खुद ही भीतर से एहसास हुआ होगा कि अगर मोदी सरकार 2 साल बाद 3 साल बाद मुझे अगर राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार नहीं बनाएगी तो मैं ऐसी सूरत में विपक्ष का उम्मीदवार बनने का रास्ता खुला रखूंगा। इस तरह की भी बातें हैं। इस तरह की भी बातें हैं कि आरएसएस के कई असंतुष्ट खेमे जो मोदी सरकार की तानाशाही, मोदी सरकार में तमाम तरह की जो गड़बड़ियां हो रही हैं और हो ही रही है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। और जो पहलगाम के बाद जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ, जिसमें भारत की दुनिया भर में बदनामी हुई, जिसमें ट्रंप साहब ने 36 बार कह दिया कि साहब हमने युद्ध विराम कराया भारत और पाकिस्तान के बीच में, हमने जो है कान पकड़ के उनको एक मंच पर लेके आ गए। तो ये से मोदी सरकार की जो छवि थी वो छवि बहुत बुरी तरह प्रभावित थी। और ऐसा माना जाता है कि आरएसएस और आरएसएस के जो लोग हैं, इवन भारतीय जनता पार्टी की बड़ी तादाद में जो सांसद है, वो इस बात से बहुत चिंतित थे कि देखिए ये सरकार 240 पे आ गई मोदी के नेतृत्व में, अगला चुनाव होगा तो हो सकता है कि 140 पे आ जाए। तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी की जो सिटिंग एमपी है, जो भारतीय जनता पार्टी को भविष्य की पार्टी बताते आ रहे हैं, उनको भी लगा कि ये बहुत चिंता की बात हो सकती है। हो सकता है कि ऐसा कहा जा सकता है कि धनखड़ को वो जो भारतीय जनता पार्टी और संघ के बीच में जो असंतुष्ट लोग हैं वो भी सपोर्ट कर रहे थे। तो ये एक बड़ा मुद्दा है। इसके धनखड़ साहब का जो इस्तीफा क्यों हुआ, जाट जो समुदाय था, ऐसा बताया जाता था कि जाट भी उनके साथ आ जाएंगे, लेकिन अंततः कोई उनके साथ, अभी जाटों का कोई समूह उनके साथ नहीं आया कि हमारे नेता के ऐसा अपमान मोदी जी ने क्यों किया। तो धनखड़ जो पुराण है यही कहेंगे
इस पर आने वाले दिनों में और बातें आपसे साझा करते रहेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।